हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को लोक प्रशासन के अंतर्गत पद सोपान का सिद्धांत बताया था। आज के वीडियो में आप लोगों को नियंत्रण का क्षेत्र बताने जा रहा हूँ। स्पान ऑफ कंट्रोल। तो आइए देखते हैं नियंत्रण का क्षेत्र। नियंत्रण का क्षेत्र क्या है? व्हाट इज स्पान ऑफ कंट्रोल। जिस तरह से हम पद सोपान के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारियों के क्रम व्यवस्था या क्रमिक व्यवस्था या फिर अभिविन्यास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि पद सोपान के अंतर्गत पदाधिकारियों का या अधिकारी और कर्मचारियों का कैसे संबंध होता है और कैसे उनका स्तर संगठित किया जाता है, कैसे उनका स्तर स्थापित किया जाता है। यानी कि क्रमिक रूप से पदों की व्यवस्था ही पद सोपान है। क्रमिक रूप से पदों की व्यवस्था ही पद सोपान है। अर्थात शिखर पर या शीर्ष पर सबसे उच्च अधिकारी रहता है, उसके बाद उसका अधीनस्थ होता है, फिर उसका अधीनस्थ होता है, फिर कर्मचारियों की ये संख्या चली आ जाती है, उसके नीचे अधीनस्थ अधिकारियों के अधीन कर्मचारी रहते हैं। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है, संरचना होती है, इसी संरचना को हम पद सोपान, पदों के क्रमिक संरचना को हम पद सोपान करते हैं। तो नियंत्रण का क्षेत्र क्या है? जैसे लोक प्रशासन में नियंत्रण का क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना नियंत्रण का प्रशासन स्थापित नहीं किया जा सकता है। बिना नियंत्रण का किसी के ऊपर शासन नहीं किया जा सकता है। चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सबके ऊपर नियंत्रण स्थापित होना चाहिए, सबके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। बिना नियंत्रण के हम प्रशासन में समन्वय और अनुशासन स्थापित नहीं कर सकते हैं, यानी कार्यों को शीघ्रता से संपादित नहीं कर सकते हैं। तो यह नियंत्रण क्या होता है? प्रशासन में नियंत्रण की आवश्यकता क्यों होती है? आइए हम जानते हैं, थोड़ा एक नज़र डालते हैं हम कि प्रशासन में नियंत्रण की आवश्यकता क्यों होती है। मैंने कुछ शीर्षकों के अंतर्गत नियंत्रण के उद्देश्यों को बताया है कि नियंत्रण के उद्देश्य क्या होने चाहिए, प्रशासन के अंतर्गत नियंत्रण के उद्देश्य क्या होने चाहिए। तो प्रशासन के अंतर्गत नियंत्रण का उद्देश्य पहला है विधि सम्मत शासन करना। प्रशासन के द्वारा जो शासन संचालित किया जाता है वह बिल्कुल विधि सम्मत होता है, संवैधानिक तरीके से शासन किया जाता है। तो संवैधानिक तरीके से शासन करने के लिए हमें अपने प्रशासकीय अधिकारियों के ऊपर उच्च अधिकारियों का नियंत्रण होना आवश्यक होता है, ताकि, और नियंत्रण इसलिए भी आवश्यक होता है ताकि विधि की मर्यादा बनी रहे, विधि को भंग न किया जा सके, कोई किसी भी अधिकारी या किसी भी कर्मचारियों के द्वारा विधि का उल्लंघन न हो। तो विधि की मर्यादा को बनाए रखने के लिए उच्च अधिकारियों का निम्न अधिकारियों पर नियंत्रण होना आवश्यक होता है। कर्मचारियों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए, जो नियंत्रण के द्वारा हम कर्मचारी और कर्मचारियों के मध्य समन्वय स्थापित करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। नियंत्रण के द्वारा कर्मचारी और अधिकारियों के संबंधों में समन्वय स्थापित किया जाता है, समायोजन स्थापित किया जाता है। समन्वय और समायोजन को बनाए रखने के लिए कर्मचारियों के ऊपर या अधीनस्थ अधिकारियों के ऊपर उच्च अधिकारियों का नियंत्रण होना आवश्यक होता है। तीसरा, लोकहित को पूरा करना। प्रशासन का उद्देश्य होता है लोक कल्याण करना। आज प्रशासन की आवश्यकता क्यों है? लोक कल्याणकारी कार्यों को संपादित करने के लिए ही प्रशासन की आवश्यकता होती है। तो प्रशासन का उद्देश्य होता है लोकहित संबंधी कार्य करना। जितने भी लोकहित संबंधी योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं को संपादित करना ही प्रशासन का लक्ष्य होता है, प्रशासन का उद्देश्य होता है। प्रशासन के द्वारा अधिकतम सुविधाएं जनता को प्रदान की जाती है। प्रशासन के द्वारा जनता को अधिकतम सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और जनता के संबंध में लोक कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं। तो प्रशासन के अंतर्गत उच्च अधिकारी निम्न अधिकारी को आदेश देते रहते हैं कार्यों को संपादित करने के लिए, कार्यों को शीघ्रता से पूरा करने के लिए और लोकहित में कार्य करने के लिए। तो उच्च अधिकारियों का अधीनस्थों के ऊपर नियंत्रण इसलिए भी आवश्यक है कि जो अधीनस्थ अधिकारी हैं वह प्रशासन का दुरुपयोग न करें, प्रशासन का प्रयोग अपने
कल्याण में न करें, अपने स्वार्थ में न करें, अपने निजी लाभ के लिए न करें, तो उनके ऊपर उच्च अधिकारियों का नियंत्रण होता है, जो इंस्ट्रक्शन के माध्यम से वह अधीनस्थ अधिकारी फॉलो करते रहते हैं। इंस्ट्रक्शन के माध्यम से अधीनस्थ अधिकारी फॉलो करते रहते हैं, उसका अनुसरण करते रहते हैं, और वह उनके ऊपर लोकहित को पूरा करने, लोकहितकारी कार्यों को पूरा करने का भरपूर प्रेशर होता है। और यह जो दबाव होता है, यह नियंत्रण के माध्यम से ही स्थापित किया जा सकता है। प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए होती है कि प्रशासन में सब कुछ पारदर्शी ढंग से संपादित होता रहे, सभी कार्यों और आय व्यय का लेखा जोखा रखा जाए, और इसमें पूर्ण रूप से पारदर्शिता का पालन होना चाहिए। यानी कि सारी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि स्पष्ट रूप से नज़र आ सके, स्पष्ट रूप से नज़र आ सके, सभी लोग स्पष्ट रूप से उसको देख सकें, उसका अवलोकन कर सकें। तो प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए और निश्चित समय अवधि में कार्यों को संपादित करने के लिए भी नियंत्रण की आवश्यकता होती है। नियंत्रण के माध्यम से उच्च अधिकारी निम्न अधिकारी को आदेश देता रहता है, इंस्ट्रक्शन देता रहता है कि वह एक निश्चित समय में अपने कार्यों को पूरा करे, वह एक निश्चित समय में अपने कार्यों को पूरा करे, और यदि निश्चित समय अवधि में कोई किसी भी कार्य को संपादित नहीं किया जाता है तो उच्च पदाधिकारियों के द्वारा उसको दंड भी दिया जा सकता है। तो जब तक नियंत्रण नहीं रहेगा उसके ऊपर, अधीनस्थों के ऊपर, उच्च अधिकारियों का जब तक नियंत्रण नहीं रहेगा, तब तक वह अपने कार्यों को उचित ढंग से संपादित नहीं कर सकते हैं। वह प्रशासन का प्रयोग अपने स्वार्थ में कर सकते हैं, दुरुपयोग कर सकते हैं, प्रशासन का दुरुपयोग कर सकते हैं, अपने पदों का दुरुपयोग कर सकते हैं, अपने कार्यों का दुरुपयोग कर सकते हैं, और जब तक नियंत्रण नहीं स्थापित होगा तब तक वह लोकहितकारी कार्य नहीं कर सकते हैं। जब तक नियंत्रण नहीं स्थापित होगा तब तक वह लोकहितकारी कार्यों को करने के लिए अग्रसर नहीं होंगे। अनुशासन बनाए रखना भी नियंत्रण के लिए आवश्यक है। नियंत्रण के द्वारा प्रशासन में अनुशासन बनाए रखा जाता है। जितने भी अधिकारी कर्मचारी होते हैं उनमें अनुशासन बनाए रखना ही प्रशासन का मुख्य लक्ष्य होता है। जब तक अनुशासन नहीं रहेगा प्रशासन के अंतर्गत, तब तक संगठन के लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जा सकता है। संगठन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संगठन में अनुशासन का होना जरूरी है, सबको अपनी मर्यादा में रहना जरूरी है, सबके जो कार्य और उत्तरदायित्व हैं, सबको अपने कार्य और उत्तरदायित्वों का पालन करना जरूरी है, वह अपने कर्तव्यों से विमुख न हो। तो अनुशासन बनाए रखने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। और इसके अलावा प्रशासन का एकीकरण करने के लिए, क्योंकि प्रशासन में विभिन्न पदाधिकारी होते हैं, प्रशासन में विभिन्न पदाधिकारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, अधिकारी और कर्मचारियों के संबंध होते हैं, तो विभिन्न विभाग होते हैं। इन सभी विभागों में एकता बनाए रखने के लिए, इनका एकीकरण करने के लिए नियंत्रण का होना जरूरी है, नियंत्रण का होना जरूरी है। क्योंकि उच्च अधिकारियों के द्वारा समस्त विभागों को आदेश दिया जाता है, और समस्त विभाग जो होते हैं आपस में समायोजन और समन्वय संबंधी कार्य करते हैं, यानी कि वह समायोजन और समन्वय स्थापित करते हैं। तो नियंत्रण के द्वारा प्रशासन में एकीकरण स्थापित किया जाता है, और नियंत्रण के द्वारा ही सबको कार्य क्षेत्र की सीमा निर्धारित की जाती है। यानी कि नियंत्रण का उद्देश्य क्या होता है कि जब हम सबके कार्य क्षेत्र की सीमा को निर्धारित करेंगे तो सभी अपने अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करेंगे, अपने अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करेंगे, और उच्च अधिकारियों का निम्न अधिकारियों पर नियंत्रण रहता है कि वह अपने कार्य क्षेत्र में रहते हुए कार्यों को संपादित करें। तो नियंत्रण का जो उद्देश्य होता है, ये विभिन्न उद्देश्य हमने आपको बताए हैं कि नियंत्रण के द्वारा इन सभी बातों को अनुसरण किया जा सकता है, इन सभी उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। विधि सम्मत प्रशासन करना, कर्मचारियों के मध्य समन्वय स्थापित करना, लोकहित को पूरा करना, प्रशासन में पारदर्शिता लाना, निश्चित समयावधि में कार्यों को संपादित करना, अनुशासन बनाए रखना, प्रशासन का एकीकरण करना, कार्य क्षेत्र की सीमा निर्धारित करना, ये सब नियंत्रण के लक्ष्य हैं या नियंत्रण के उद्देश्य है। इसी के लिए उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। अब प्रश्न पैदा होता है कि ये जो नियंत्रण है, यह नियंत्रण कैसे होगा, यानी कि जो उच्च अधिकारी होगा वह कितने अधीनस्थों पर नियंत्रण स्थापित करेगा। यानी कि नियंत्रण क्षेत्र के अनुसार एक उच्च अधिकारी कितने अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्य का क्षमतापूर्वक अधीक्षण कर सकता है। यानी कि एक जो अधिकारी है यह शीर्ष पर बैठा अधिकारी है। अब यह प्रश्न पैदा होता है कि यह जो अधिकारी है अपने अधीन कितने लोगों को नियंत्रित कर सकता है, कितने लोगों को नियंत्रित कर सकता है। यही
समस्या होती है कि एक अधिकारियों के द्वारा कितने लोगों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। जैसे कि एक कक्षा में जो शिक्षक होता है वह बच्चों को नियंत्रित करता है, तो कक्षा में बच्चों की संख्या सीमित होती है, लेकिन उसके सामने 1000 बच्चे हों तो नियंत्रण करना काफ़ी मुश्किल कार्य होता है। वह शिक्षक आसानी से बच्चों को नियंत्रित नहीं कर पाता है। तो यही नियंत्रण क्षेत्र की समस्या होती है कि नियंत्रण का क्षेत्र क्या होना चाहिए। इस पर विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी राय दी है। इसके अलावा नियंत्रण के क्षेत्र से हमारा अभिप्राय जो होता है, नियंत्रण के क्षेत्र से हमारा अभिप्राय अधीनस्थ कर्मचारियों की उस संख्या से है जिनके कार्यों का अधीक्षण नियंत्रण एक अधिकारी क्षमता पूर्वक कर सकता है। यानी कि नियंत्रण के क्षेत्र से तात्पर्य क्या है कि उस संख्या से है जिस संख्या पर एक उच्च अधिकारी अपने निम्न अधिकारियों पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। जैसा कि दिमाग कहता है, दिमाग का कहना है कि नियंत्रण का विस्तार किसी उद्यम के द्वारा निष्पादक तथा उसके मुख्य साथी कार्यालयों के बीच सीधे एवं स्वाभाविक संचार की संख्या एवं क्षेत्र से है। यानी दिमाग का क्या कहना है कि कार्यालय के द्वारा कितने लोगों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार, नियंत्रण के क्षेत्र के सिद्धांत के अनुसार, किसी भी अधिकारी के नियंत्रण का क्षेत्र केवल उतना ही होना चाहिए जितना कि वह कुशलतापूर्वक कर सकता है। यानी कि हम अपने अधीन कितने लोगों को नियंत्रित कर सकते हैं, इसकी कोई संख्या निर्धारित नहीं है, लेकिन उतने लोग, जो हमारी कुशलता है, जो हमारी योग्यता है, उस कुशलता और योग्यता के आधार पर ही हम नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि नियंत्रण के क्षेत्र के अनुसार किसी भी अधिकारी के नियंत्रण का क्षेत्र केवल उतना ही रखना चाहिए जितना वह कुशलतापूर्वक संपादित कर सके। अधिकारी के सामर्थ्य से अधिक या कम नियंत्रण का क्षेत्र होना उचित नहीं है। यानी कि अधिकारी की जो सामर्थ्य होती है उससे कम नियंत्रण का क्षेत्र होना उचित नहीं होता है। इसी तरह से अधिकारी के सामर्थ्य से अधिक भी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। नियंत्रण के अधीन इस बात का ध्यान रखा जाता है कि चूंकि जो अधिकारी होता है वह एक मनुष्य ही होता है। अधिकारी क्या होता है? एक मनुष्य ही होता है, और मनुष्यों के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। मनुष्यों का मनुष्यों के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। तो अधिकारी भी जो होता है मानव होता है, तो एक मनुष्यों की क्षमता होती है, मानवीय ध्यान क्षेत्र सीमित होता है। ये जरूरी नहीं है कि जो एक अधिकारी है वो सभी लोगों पर ध्यान दे सके, सभी अधिकारियों पर ध्यान, सभी अधीनस्थों पर ध्यान दे सकें, अपने अधीन जितने भी कर्मचारी हैं सभी कर्मचारियों पर ध्यान दे सकें। तो अधिकारी और अधीनस्थों के बीच की संख्या को ध्यान में रखना चाहिए। पूरा ध्यान देकर, भली प्रकार से ध्यान देकर संख्या को निर्धारित करना चाहिए कि एक व्यक्ति या एक अधिकारी अपने अधीन कितने लोगों को नियंत्रित कर सकता है। कुछ विचारक इसको 3 मानते हैं, कुछ 6 मानते हैं, कुछ 5 मानते हैं, कुछ 8 मानते हैं, कुछ 12 मानते हैं। यानी कि विभिन्न विद्वान जो हैं वह नियंत्रण के क्षेत्र की संख्या को निर्धारित करते हैं। कुछ ये मानते हैं कि 6 होने चाहिए, कुछ ये मानते हैं कि 7 होने चाहिए, कुछ ये मानते हैं कि 7 होने चाहिए, कुछ 5 मानते हैं, कुछ 8 मानते हैं, तो कुछ 12 मानते हैं। तो विस्तार के क्षेत्र के संबंध में किसी एक संख्या का निश्चित निर्धारण नहीं किया जा सकता है। हम एक आदर्श संख्या की खोज नहीं कर सकते हैं, बल्कि यह व्यक्तियों के या अधिकारियों की योग्यता, क्षमता, कुशलता के ऊपर निर्भर होता है कि वह कितने व्यक्तियों को नियंत्रित कर सकता है। आइए हम जानते हैं कि विभिन्न विद्वानों की राय क्या है नियंत्रण के क्षेत्र के बारे में। हेनरी फेयोल कहते हैं कि एक बड़े उद्यम के शिखर स्थित प्रबंधक के नीचे 5 या 6 से अधिक कर्मचारी नहीं होने चाहिए। हेनरी फेयोल कहते हैं कि एक बड़े उद्यम के शिखर स्थित प्रबंधक के नीचे 5 या 6 से अधिक अधीनस्थ कर्मचारी नहीं होने चाहिए। यानी कि हेनरी फेयोल कितनी संख्या बताते हैं? 5 या 6 संख्या बताते हैं कि एक शिखर पर स्थित प्रबंधक के नीचे 5 या 6 से अधीनस्थों से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से लिंडाल उर्विक कहते हैं, यल उर्विक का मानना है कि उच्च पदाधिकारियों के लिए आदर्श संख्या 4 होगी, और निम्न स्तर के कर्मचारियों के लिए यह 8 या 12 होगी। यानी कि उच्च स्तर के अधिकारियों के लिए संख्या कितनी होगी? 4 होगी, और निम्न स्तर के कर्मचारियों के लिए यह संख्या 8 या 12 हो सकती है। इसी तरह से ग्रेकुनास का विचार है
ग्रेकुनास। इसी तरह से ग्रेकुनास का विचार है, ग्रेकुनास का विचार है कोई उच्च अधिकारी 5 अथवा 6 अधीनस्थ कर्मचारियों से अधिक कार्य का उचित निरीक्षण नहीं कर सकता है। कोई उच्च अधिकारी 5 या 6 अधीनस्थ कर्मचारियों से अधिक कार्य का उचित निरीक्षण नहीं कर सकता है। हैमिल्टन कहते हैं, ग्रेकुनास कितना बताते हैं? यह 5 या 6 बताते हैं। हैमिल्टन का कहना है कि एक औसत मानव मस्तिष्क 3 से 6 मानव मस्तिष्कों का ही प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित कर सकता है। हैमिल्टन कहते हैं कि एक व्यक्ति का जो मस्तिष्क होता है वह केवल 3 या 6 मानव मस्तिष्क के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर सकता है, इससे अधिक नहीं कर सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों में नियंत्रण के क्षेत्र को लेकर अलग अलग राय है। कुछ विद्वान इसको 5 या 6 बताते हैं, कुछ 4 बताते हैं, कुछ 5 या 6 बताते हैं, कुछ जैसे हैमिल्टन 3 से लेकर 6 बताता है। तो एक आदर्श संख्या की खोज करना काफ़ी मुश्किल कार्य है। नियंत्रण के क्षेत्र का आदर्श संख्या हम खोज नहीं सकते हैं, यह काफ़ी कठिन कार्य होता है। प्रशासन की गतिशीलता ही सफलता का परिचायक होती है, यानी कि नियंत्रण के क्षेत्र के अंतर्गत प्रशासन की गतिशीलता ही सफलता का परिचायक होती है। प्रशासन किस तरह से सफल हो सकता है, प्रशासन किस तरह से सफल हो सकता है, यह प्रशासन की गतिशीलता पर ही निर्भर करता है। और यह बहुत कुछ हद तक शीर्षस्थ अधिकारियों की योग्यता, नेतृत्व, कुशलता और प्रशासनिक क्षमता पर निर्भर करता है। यह किसके ऊपर निर्भर करता है? प्रशासनिक अधिकारियों की योग्यता पर निर्भर करता है, क्षमता पर निर्भर करता है, उनके कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करता है कि वह कितने अधिक से अधिक कितने लोगों को नियंत्रित कर सकते हैं, या फिर वह अपने अधीन कितने अधीनस्थ कर्मचारियों को अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रशासन के अंतर्गत निश्चित संख्या का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। एक व्यक्ति 100 व्यक्ति को भी नियंत्रित करता है, एक व्यक्ति 100 व्यक्ति को भी नियंत्रित कर सकता है और 5 व्यक्ति को भी नियंत्रित करता है। यह कार्यों की प्रकृति के आधार पर निर्भर करता है कि व्यक्ति कितने लोगों को नियंत्रित कर सकता है। तो आइए देखते हैं नियंत्रण का क्षेत्र के तत्व कि नियंत्रण के क्षेत्र का तत्व क्या है, यानी कि हम किस प्रकार से लोगों पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं, परिस्थितियां क्या क्या होनी चाहिए। आइए देखते हैं नियंत्रण क्षेत्र के तत्व कौन से हैं। पहला, कार्य, वर्क। व्यक्तियों पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? कार्यों की प्रकृति के आधार पर किया जा सकता है, यानी कि कार्य किस प्रकार का है, किस प्रकार का कार्य है और कितने व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, और अधिकारी जिन व्यक्तियों का नियंत्रण कर रहा है उसे कार्यों की प्रकृति उसके अपने कार्यों की प्रकृति के समान है कि नहीं है। यानी कि जो व्यक्ति लोगों के ऊपर नियंत्रण कर रहा है तो लोगों के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसके कार्यों की प्रकृति उस अधिकारी के कार्य की प्रकृति के समान है कि नहीं है। यदि ऐसा है तब तो वह नियंत्रण कर सकता है। जैसे कि एक खेत में, किसी फील्ड है, ये खेत में है, 100 मजदूर कार्य कर रहे हैं, तो इन 100 मजदूरों का एक व्यक्ति आसानी से नियंत्रण कर सकता है, क्योंकि कार्यों की जो प्रकृति है, जो नेचर है, एक ही प्रकार का है। जैसे फसल की कटाई करना है, या कहीं मकान बन रहा है, कहीं बिल्डिंग या कहीं सड़क बन रही है, उस सड़क में 100 वर्कर लगे हुए हैं, तो कार्यों की प्रकृति एक ही है, इसमें कार्यों में भिन्नता नहीं पाई जाती। 100 मजदूर मिलकर सड़क बना रहे हैं तो एक व्यक्ति इस पर आसानी से नियंत्रण स्थापित कर सकता है, क्योंकि कार्यों की प्रकृति एक है, कार्यों की प्रकृति एक है। और इस व्यक्ति को केवल एक ही कार्य को नियंत्रित करना है, क्या है? मजदूरों को नियंत्रित करना है। यानी कि सड़क निर्माण जो हो रहा है, उस सड़क के निर्माण में जो मजदूर लगे हुए हैं सिर्फ उन्हीं को नियंत्रण करना है, और उसके द्वारा अन्य कार्यों को नहीं देखना है, केवल इसी कार्य को देखना है कि मजदूरों को नियंत्रित करना है। जैसे कि किसी मिल फैक्ट्री में एक सुपरवाइजर होता है, वह अपने अधीनस्थ वर्करों को नियंत्रित करता है, अपने अधीनस्थ किसको नियंत्रित करता है? वर्कर्स को नियंत्रित करता है। जो कारीगर होते हैं उनको नियंत्रित कर सकता है, क्योंकि कारीगर के कार्य जो होते हैं वह एक ही प्रकृति के होते हैं। यदि उनके कार्य भिन्न भिन्न प्रकृति के हों तो उनको नियंत्रण करना मुश्किल होता है। जैसे कि ये 100 वर्कर
किसी फैक्ट्री में हैं तो यह 100 वर्कर में जो 10 हैं यह प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, और 10 जो है यह पैकिंग डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, और जो 10 हैं यह अन्य अलग डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, यानी कि भिन्न भिन्न विभागों में ये वर्कर लगे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में सुपरवाइजर को नियंत्रित करना मुश्किल होता है, क्योंकि कार्यों की प्रकृति में अंतर हो जाता है, कार्यों की प्रकृति में अंतर हो जाता है। तो हर कार्य की प्रकृति के अनुसार हमें हर स्टाफ रखना चाहिए, यानी कि कार्यों की प्रकृति के आधार पर विभिन्न अधीनस्थ होते हैं, विभिन्न अधिकारी होते हैं, और इन अधिकारियों के कार्य क्षेत्र की सीमा निर्धारित कर दी जाती है, कार्यों की प्रकृति निर्धारित कर दी जाती है, और यह एक ही कार्यों की प्रकृति के ऊपर नियंत्रण स्थापित करते हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटी में, किसी विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी का उदाहरण हम देते हैं, ये सबसे अच्छा उदाहरण है। यूनिवर्सिटी का उदाहरण देते हैं, ये सबसे अच्छा उदाहरण है कार्यों की प्रकृति के संबंध में। प्रोफेसर का काम होता है पढ़ाना, और इसी तरह से विभिन्न वर्कर होते हैं, विभिन्न स्टाफ भी होते हैं, क्लर्क भी होते हैं। अब प्रोफेसर को हम चीफ प्रॉक्टर बना देते हैं, या प्रोफेसर को हम ऐसा उत्तरदायित्व दे देते हैं यह पूरे कॉलेज का प्रशासन चलाए। तो यह इसको टीचर को भी नियंत्रित करना होगा, स्टाफ को भी नियंत्रित करना होगा, क्लर्क को भी नियंत्रित करना होगा, और भवन की व्यवस्था भी देखनी होगी। ऐसे में एक प्रोफेसर के द्वारा ऐसा कार्य करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, वह नहीं कर पाता है। यानी कि विभिन्न कार्य एक ही व्यक्ति को संपादित कर दिए जाएं तो वह व्यक्ति कार्य नहीं कर पाता है, कार्यों में काफ़ी विलंब हो सकता है। तो इसलिए कार्यों की प्रकृति समान होनी चाहिए, और विभिन्न विभाग बनाए जाने चाहिए, और विभिन्न विभाग का एक हेड नियुक्त कर देना चाहिए। जैसे कि क्लर्कल कौन देखेगा, जो ओएस होता है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट होता है, वह क्या देखता है, क्लर्कल स्टाफ को देखता है, प्रिंसिपल स्टाफ को देखता है। इसी तरह से प्रिंसिपल ने विभिन्न लोगों को विभिन्न उत्तरदायित्व दे दिए होते हैं, भवन निर्माण का कार्य, बिजली का कार्य और हाउसकीपिंग का कार्य, विभिन्न जो डिपार्टमेंट होते हैं विभिन्न लोगों को दे दिए होते हैं। तो इस तरह से प्रिंसिपल अपनी कुर्सी बैठ के विभिन्न लोगों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है। वह खुद विभिन्न विभागों में नहीं जाता है, वह केवल जानकारी ले लेता है, सबको उत्तरदायित्व दे देता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कार्य की प्रकृति के आधार पर ही हम नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। अब आते हैं हम व्यक्तित्व, यानी कि कार्य नियंत्रण का जो क्षेत्र होता है वह बहुत कुछ व्यक्तित्व पर भी निर्धारित करता है, पर्सनालिटी पर भी निर्धारित करता है। निरीक्षण के संबंध में व्यक्तित्व की निरीक्षण के संबंध में व्यक्तित्व की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यदि किसी अधिकारी का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा है तो वह अधिक संख्या में लोगों को नियंत्रित कर सकता है, तो हम व्यक्तित्व के आधार पर भी लोगों पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। जैसे हम महात्मा गांधी का व्यक्तित्व देख सकते हैं, भारतीय राजनीति के अंतर्गत महात्मा गांधी का व्यक्तित्व देख सकते हैं कि जब चलते थे तो उनके पीछे हजारों लोग चलते थे, और एक ही इशारे पर सभी लोग नियंत्रित हो जाया करते थे। तो प्रशासन के अंतर्गत व्यक्तित्व का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर किसी अधिकारी का व्यक्तित्व बहुत महत्वपूर्ण है तो वह अधिक से अधिक लोगों पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। समय का मतलब होता है कि जो संगठन है वह पुराना है कि नया है। संगठन वह क्या है, पुराना है या नया है। यदि पुराना संगठन होता है तो उसमें नियंत्रण की क्षमता अधिक आ जाती है, क्योंकि वह विभिन्न समस्याओं से अवगत हो जाती है। पुराना संगठन अच्छी तरह से नियंत्रण स्थापित कर सकता है। जो संगठन पुराना होता है वह अच्छी तरह से नियंत्रण स्थापित कर सकता है, लेकिन जब कोई संगठन नया होता है तो उसको नियंत्रण स्थापित करने में विभिन्न समस्याएं आती हैं, और उसको धीरे धीरे उन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। धीरे धीरे उन समस्याओं का वह समाधान करता रहता है, और समाधान करके वह नियंत्रण स्थापित करता रहता है। तो इस तरह से हम नियंत्रण के क्षेत्र के अंतर्गत समय देख सकते हैं, टाइम को, अवधि को देख सकते हैं कि कोई भी संगठन पुराना होता है तो वह सफल होता है। नया संगठन को एडजस्ट करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्थान, प्लेस से तात्पर्य यह है कि जो संगठन के कार्यालय हैं वह एक ही जगह स्थित हैं या विभिन्न जगह स्थित हैं। यदि एक ही जगह स्थित होते हैं संगठन के कार्यालय तो उसको आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। यदि यह विभिन्न जगहों पर स्थापित होते हैं, संगठन के कार्यालय विभिन्न जगहों पर स्थापित होते हैं, तब इनका नियंत्रण करने में काफ़ी असुविधा होगी, काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।
जैसे कार्यालय का आकार छोटा है, सीमित है, तो कार्यालय का जो अधिकारी होता है या उस विभाग का जो अधिकारी होता है अपने सभी कर्मचारियों और सभी कर्मचारियों और अधीनस्थों को आसानी से नियंत्रण कर सकता है। लेकिन जब दूर दूर विभिन्न भागों पर भौगोलिक आधार पर कार्यालय बटे होते हैं तो उन पर नियंत्रण करना मुश्किल होता है। इसके लिए इसका समाधान यह निकाला जाता है कि विभिन्न कार्यालयों में किसी अधिकारी की नियुक्ति कर दी जाती है और वह अधिकारी कार्यों का संचालन करते रहते हैं और यह समस्त अधिकारी जो होते हैं अपने उच्च अधिकारी के अधीन होते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि नियंत्रण का जो क्षेत्र है इसकी कोई संख्या निर्धारित नहीं की गई है, इसकी संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती है। नियंत्रण के द्वारा प्रशासन में समन्वय स्थापित किया जा सकता है, प्रशासन में समायोजन स्थापित किया जा सकता है, प्रशासन या फिर संगठन के लक्ष्यों को पूरा किया जा सकता है, संगठन के लक्ष्यों को हम पूरा कर सकते हैं। क्योंकि नियंत्रण बहुत जरूरी होता है। उच्च अधिकारी का अपने अधीनस्थ अधिकारियों पर नियंत्रण बहुत आवश्यक होता है। बिना नियंत्रण के किसी प्रकार के कार्यों को संपादित नहीं किया जा सकता है। यदि उच्च अधिकारी का अपने अधीनस्थों पर नियंत्रण स्थापित न हो तो वह अपनी मर्यादा से अपने कर्तव्यों का उल्लंघन कर सकते हैं, अपनी मर्यादा से बाहर हो सकते हैं। इसलिए उच्च अधिकारी का निम्न अधिकारी पर नियंत्रण बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि वर्तमान समय में नियंत्रण के क्षेत्र की धारणा बदलती जा रही है। प्रशासन में स्वचालन का प्रयोग बढ़ा है और संचार का द्रुत गति से विस्तार हुआ है या संचार का द्रुत गति से विस्तार हो रहा है। लोक सेवकों में विशेषज्ञों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप काम अति शीघ्रता से संपन्न किए जा रहे हैं। अब विभिन्न मशीनें आ गई हैं, औद्योगिक युग आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है, विभिन्न आधुनिक टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसके द्वारा विभिन्न कार्यों को बहुत शीघ्रता से संपादित किया जा रहा है और नियंत्रण का क्षेत्र भी छोटा होता चला जा रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वह दिन दूर नहीं जब आगामी समय में नियंत्रण क्षेत्र की समूची धारणा ही बदल जाएगी और उसके स्थान पर एक नई धारणा का अस्तित्व हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने आपको नियंत्रण का क्षेत्र बताया, स्पान ऑफ कंट्रोल बताया कि प्रशासन में नियंत्रण का महत्व क्या है या संगठन में नियंत्रण का महत्व क्या है। बिना नियंत्रण का कोई भी व्यवस्था या कोई भी सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक संगठन हो हम चला नहीं सकते हैं, संचालित नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रत्येक संगठन में नियंत्रण का होना जरूरी है। अब यह प्रश्न पैदा होता है कि एक व्यक्ति का नियंत्रण कितने लोगों पर हो, तो इसकी कोई संख्या बताई नहीं जा सकती है, आदर्श संख्या की खोज नहीं की जा सकती है। बस जो नियंत्रण करता हो, जो कंट्रोलर हो, जो नियंत्रण करता हो, जो कंट्रोलर हो, उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए, इतनी योग्यता होनी चाहिए, इतना कौशल होना चाहिए कि वह अधिक से अधिक लोगों को नियंत्रित कर सके। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को आदेश की एकता का सिद्धांत बताऊंगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।